जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पर स्वागत है। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं हमारे पीछे लिखा मैथ मॉक टेस्ट। आप लोग ये भी जानते हैं कि हम इस YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए मैथ का क्लास लेते हैं। आज हम आप लोगों के लिए फिर से लेकर आए हैं मैथ का मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को जांचिए, देखिए आपका कितना सही होता है। कॉपी पेन लेकर के बैठिए और आंसर देते रहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, हमारा जो एग्जाम का पैटर्न जैसा बनता है, जैसे कुछ क्वेश्चन हमारे मिक्स क्वेश्चन जैसे बनते हैं, उसी तरीके से मॉक टेस्ट बनाया गया है। तो वैसे ही देखिए पहला क्वेश्चन हमारा आ गया है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम का यदि संख्या 648 4y6 मतलब 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें देखिए भले ही पूछा है y का मान, लेकिन ये जांचना क्या चाहता है एग्जामिनर आपको विभाज्यता का नियम जानना चाहता है कि आपको विभाज्यता के नियम पता है कि नहीं। जैसे आप लोग जानते हैं कि विभाज्यता का नियम, जैसे 2 से कटने वाली संख्या क्या होती है, एक कोई भी संख्या 1 से तो कटती ही कटती है। 2 से कौन सी संख्या कटती है, 2 से वह संख्या कटती है जो आखिरी का अंक अगर 2 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। 3 से क्या होता है, सभी अंकों का योग करने पर अगर उनका योग 3 से कट रहा है तो वो 3 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार 4 से क्या होता है, आखिरी के 2 डिजिट को हम चेक कर लेते हैं कि अगर वो 4 से विभाज्य है तो वो संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार 8 से पूछा है तो 8 के लिए क्या होता है विभाज्यता का नियम। 8 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि आखिरी के 3 डिजिट अगर 8 से विभाज्य हो रहे हैं तो संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, कहा है कि 8 से विभाज्य है और तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। y का कौन सा मान हमें रखना है, न्यूनतम मान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें हमारा आखिरी 3 डिजिट को ही देखेंगे, 4y और 6 है। ठीक है, 4y और 6 है। तो हम जानते हैं कि हमें सबसे छोटा लेना है, तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। बस इसका सीधा जवाब है कि ऑप्शन को एलिमिनेट करना स्टार्ट करो। ऑप्शन हमारा देखिए सबसे छोटा कौन सा है, 1 है। 1 से छोटा तो है नहीं, पहले हम 1 करके चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पे 4 1 6 करते हैं तो ये देखते हैं 8 से कट रहा है कि नहीं। अब हम चेक करेंगे तो कट रहा है, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16। ये पूरी संख्या जो है वो 8 से विभाज्य हो रही है, ये तो हम कह सकते हैं कि वो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 1 होगी। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कहा है, देखिए फिर से विभाज्यता का नियम आ गया है। ये भी आपको शेषफल प्रमेय में पढ़ाया जाएगा बढ़िया से, बाकी अब समझिएगा। कहा है कि 19 के पावर 300 को 20 से जब विभाज्य किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए इसको समझने के लिए कह रहा है, जैसे देखिए क्या होता है कि 19 की पावर कितना कहा है, 300 और उसके बटे कितना होगा 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, वही हमसे पूछा है। तो इसको निकालते कैसे हैं, अब ये तो बहुत बड़ा मान हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को निकालने के लिए हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हैं। शेषफल प्रमेय में बहुत सारे नियम होते हैं, तो इसमें एक नियम ये है कि देखिए हमें 20 से अगर 19 में भाग देना होगा तो क्या प्राप्त होगा, शेषफल 19 प्राप्त होगा। लेकिन एक शेषफल और प्राप्त होगा, क्या पता प्राप्त होगा, या तो 19 प्राप्त होगा या तो -1 प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम 20 में से 1 घटा देंगे तो भी हमें 19 प्राप्त हो जाएगा, और अगर 19 में 20 से भाग दे रहे हैं तो 19 तो हमें प्राप्त ही होगा। किसी भी संख्या में अगर हम भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा हमारा प्लस और माइनस दोनों होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। तो हमको निकालना है 1। हमको यहाँ पे किसी भी तरीके से 1 के पावर बनाना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 के पावर कुछ भी हो हम 1 हो जाता है। तो 1 के पावर का मान निकालना बहुत ही आसान होता है। अगर हम कह दें कि 1 के पावर 1000, 1 के पावर 1000 या 1 लाख कह दे, कुछ भी कह दे, हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 1 के कुछ भी पावर हो उसका मान 1 होता है। अतः हम इसीलिए हम हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा चेक करेंगे कि ये किसी भी प्रकार से 1 बन जाए। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम या तो 20 से भाग देते तो इसका शेषफल 19 होता। सिर्फ हम 19 और 20 को चेक कर रहे हैं, पहले तो हम 300 को छोड़ देते हैं। 19 और 20 को अगर हम भाग देते तो यहाँ से हम चेक करते तो हमें पता चलता कि या तो शेषफल 19 होता या एक अभी मैंने माइनस वाला बताया आपको, माइनस वाला कितना होता है, 1 होता। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम पॉजिटिव वाले को लेंगे तो हमारा ये ज्यादा हो जाएगा, हम निगेटिव वाले को भी लेकर काम कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि -1 के पावर 300 ये क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा। अब ये देखिए माइनस है और ये कितनी है, सम संख्या है। हम जानते हैं कि माइनस की पावर अगर सम संख्या है तो वो हमेशा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो देखिए 1 कौन सा है, 1 हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है,
चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहा है कि किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर शेषफल 73 बचता है, उसी संख्या को जब 35 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेष बचेगा। देखिए हमें 280 और 35, ये देखिए हम क्या चेक करेंगे यहाँ पे, अगर वो संख्या 280 से कट रही है तो 73 शेष बचा रहा है, ठीक है। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि ये संख्या 35 से कट रही है क्या। 280 जो है वो 35 से अगर कट रही होगी, 35 से कटने के लिए हमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा, इसका मल्टीपल चेक करते हैं। ये देख रहे हैं 35 है और 280 है, इसको ये जाएगा कितनी बार, लगभग 3 9 27, 9 बार जाएगा क्या, 9 बार नहीं, 8 बार, लगभग ये 8 3 24 ना, 8 बार चेक करते हैं। अगर हम इसे 8 बार ले जाते हैं तो 8 पंचे 40, 8 3 24, 4 28, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो 280 है वो 35 से पूरी तरह से विभाज्य है, तो जितना 280 का मल्टीपल जो भी होगा वो 35 से भी विभाज्य होगा। बचेगा कितना, बचेगा ये 73, ये जो 73 होगा हम सिर्फ इसी को चेक करेंगे, 73 और 35 को। अब यहाँ से हम चेक करेंगे 73 में अगर हम 35 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा हमारा, 35 दूना 70 और 3, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो 3 होगा। आप समझिए ये बात, इस बात को कि अगर कोई संख्या 280 से कट रही है और जो 280 है वो 35 से पूरी तरह से विभाज्य है, तो वो संख्या जो 280 से कटेगी वो 35 से भी कटेगी ही कटेगी। अब 280 से कटने के बाद वो बच रहा था शेषफल कितना, 73 बच रहा था, तो हम अब क्या करेंगे, 35 से 280 तो पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा कितना, 35 और 73 में भाग देंगे, जो हमारा रिमाइंडर निकल के आएगा 3 आएगा, ठीक है। जो कि देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, बस आपको लॉजिक और रूल पते होने चाहिए, मतलब नियम पता होना चाहिए। नियम अगर आपको पता है तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी तरीके से आया है। कहा है कि 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो इस तरीके के क्वेश्चन रेलवे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछता है, हर शिफ्ट में पूछता है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम ये चेक करते हैं कि 700 1000 के अंदर 1000 तक, थोड़ा इसको हम छोटा करते हैं क्वेश्चन को, देखिए कहा है कि 300 और 1000 के बीच ना, तो हम पहले क्या चेक करेंगे, पहले हम कर लेते हैं कि 1000 तक, 1000 को अगर हम 7 से भाग दें तो कितनी बार जाएगा पूरी तरह से ये निकाल लें। हम देख रहे हैं ये कितनी बार जाएगा, 7 1 का 7 और 7 1 का 7, यहाँ पे बचा कितना 3, 30 होगा, 7 चौके 28, बचा कितना 2 20, 7 दूनी 14, लगभग 142 बार जाएगा, इससे बाद नहीं जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर हमसे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यही चेक करना था ये कितनी बार पूरी तरह से कट रहा है। तो 142, 1000 तक 142, और क्या कहा है कि 300 के बीच, अगर 1000 से हमसे पूछा होता तो हम डायरेक्ट बता देते 142, लेकिन हमसे पूछा है 300 के बीच, तो हमें अब 300 के बीच में कितने 7 से कटने वाले हैं उसको निकालेंगे और माइनस कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। 7 से करेंगे 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, 42, ठीक है। तो ये जो 300 से नीचे कितने संख्या होंगी, 42 ऐसी संख्या 300 से नीचे होंगी, और 1000 तक टोटल कितना होगा 142। तो हमसे इनके बीच में पूछा है, तो हम इनके बीच में 142 में से 42 को घटा देंगे, 142 में से अगर हम 42 को घटा देंगे तो निकलेगा कितना 100 ऐसी संख्याएं होंगी जो 300 और 1000 के बीच में 7 से भी कटेंगी, मतलब वो संख्या जो होंगी, मतलब 300 और 1000 के बीच में ऐसी संख्याएं जो 7 से विभाज्य होंगी वो कितनी होंगी, 100 संख्या होंगी, ठीक है। 1000 तक टोटल कितनी होती है 142, और 300 तक कितनी होंगी 42, ठीक है। तो हम उसमें से अंतर निकालेंगे तो उनके बीच का अंतर निकल जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या आया है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा अलजेब्रा से आ गया है, और ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, एक उस फार्मूले पर ही कोई पूरा क्वेश्चन ही है ये। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज से खेला जाता है, लैंग्वेज को ही समझना है आपको। कहा है कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये हमारी पूरी क्या है, एक संख्या है, इसको अगर वर्गमूल निकालना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें ये इसको लिखना पड़ेगा, रूट में क्या लिखना पड़ेगा, a² बटे b² प्लस b² बटे a², ठीक है, और क्या है प्लस 2 है, ठीक है। इस पूरे भाग को हमें क्या करना पड़ेगा, रूट में रखना पड़ेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हम इसको अगर इस पूरे भाग को अगर हम a माने और इसको b माने तो हमें देख रहा है कि क्या कह सकते हैं कि a बटे b का होल स्क्वायर प्लस
बी बटे ए का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये पूरा रूट में है ही, ठीक है, रूट में तो ये है ही और +2 भी है। इसको हम इस तरीके से देखेंगे। अब देखिए हमारा क्या हो रहा है कि हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो देखिए हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आप लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला पढ़े होंगे, जो होता है उसका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b का फार्मूला होता है एक मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा क्या, a बटे बी प्लस बी बटे ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा रूट में होगा ही, और माइनस 2ab, ए बी करेंगे तो a बटा बी और गुड़े बी का मान कितना है, b बटा ए, और उसके बाद एक +2 है ही, पूरा ये कोष्टक में है, ठीक है, ये पूरा रूट के अंदर है। हम देख रहे हैं ए से ए कटेगा, बी से बी कट जाएगा, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +2 है, ये भी खत्म हो जाएगा। अब ये पूरा होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर जब बाहर आता है तो क्या होता है, रूट के बाहर अगर है तो निकलेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बटा बी प्लस बी बटा ए। देखिए ये हमारा कोई ऐसा ऑप्शन है a बटा बी प्लस बी बटा ए, देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। कुछ नहीं करना था, बस इसमें देखिए लैंग्वेज खेला गया था, कहा था वर्गमूल ज्ञात करना है, आप सीधा इसको सॉल्व कर देते तो आंसर नहीं आता, ठीक है, कुछ और दूसरा आ जाता। अगर आपको वर्गमूल कहा है तो आप पहले इसको रूट लगाएंगे। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहा है कि दो संख्याएं a और b, तीसरी संख्या c से 15% और 32% कम है, तो b संख्या a से कितना % कम है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन लैंग्वेज का मतलब है, अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो आसानी से लगा लेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन बनता है, लेकिन लैंग्वेज ही आपको समझना है, क्योंकि एग्जाम में आपका जो माइंड होता है वो बहुत ही डिस्टर्ब टाइप का हो जाता है। आपको क्वेश्चन को समझना है। कहा है कि देखिए कह रहा है दो संख्याएं a b, तीसरी संख्या c से, ठीक है, हम पहले तो 3 संख्या लिख देते हैं a b और c, ठीक है, मान लेते हैं कि जो c है वो कितना है, 100 है, c अगर 100 है तो a कितना होगा, 15% कम होगा, कितना होगा, 85 होगा, और b कितना होगा, 32% कम होगा, तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, b 68 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे कहा है कि संख्या b a से कितना % कम है, तो कितना कम है, 17 चौका 17 कम है, ठीक है, कितने से, a से कम है, हम 85 को नीचे लिखेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 17 × 5 = 85 और 5 से कटाएंगे तो ये कितने बार जाएगा, 20 बार में। तो हमारा जो ये संख्या है वो कितने % कम है, 20%, ठीक है। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को समझा जा सकता है। ए बी सी आप तीनों लिख लीजिए। हमसे तीसरी संख्या से तुलना करने के लिए कहा है, तो हम तीसरी संख्या को ही पहले मान लेते हैं। तीसरी को अगर हम 100 मान लेते हैं तो ए को हम 85 लिख सकते हैं, क्योंकि वो तीसरी संख्या पहले से 15% कम है, दूसरी वाली उससे 32% कम है, ठीक है। बस इसी को सॉल्व करना था, बाकी और कुछ भी नहीं है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है। कहा है कि किसी वस्तु को 7% लाभ पर और 6% हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर जो है वो 104 है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बाकी ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है, लॉजिक को समझिएगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे लगाते हैं। कहा है कि 7% लाभ, अगर किसी भी संख्या को हम मानते हैं 100%, अगर उसे लाभ में बेचा जाएगा तो कितने में बेचा जाएगा, 107 का। लाभ को हम इस तरफ लिखते हैं, 107 में हो जाएगा, 7% का लाभ लेगा। और कहा है अगर वो 6% की हानि पर बेचा जाता तो कितने का बेचा जाता, 94% में, ठीक है, यही होगा, ठीक है। अब हमसे कहा है कि इनका जो अंतर है, अंतर कितना है, 7 6 13 का अंतर है, 13% का अंतर है। इसका मान हमें दिया गया है कितना, 104 दिया गया है, कितना दिया गया है, 104। हमसे पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हम कितना माने हैं, 100 माने हैं, तो 13% का मान हमें दिया गया है, और हमसे पूछा कितने का आया है, 100 का मान। 13 से कटाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 13 8 104, और 100 का गुणा हो जाएगा तो 800। तो हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। देखिए ये हम आप लोगों को क्वेश्चन, हम जानते हैं आप लोग ये आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे, लेकिन हम आप लोगों को कुछ अप्रोच सिखाना चाहते हैं, ताकि आप लोग वो परीक्षा में यूज करके बहुत ही ज़्यादा अपना मतलब बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा आप समय बचा सके। अगर आपका समय बचा रहेगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को जो छोड़ कर आने वाले थे उसको आप अटेम्प्ट करके आएंगे, ठीक है, यही हमारा उद्देश्य है इस प्रैक्टिस सेट का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है। कहा है कि एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य से 6%
कम मूल्य पर बेचता है वह कमीज पर अंकित मूल्य का लागत मूल्य से 15% ज्यादा रखता है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम कई तरीके से लगा सकते हैं। तो आप लोग एक सक्सेसिव मेथड पढ़े होंगे। सक्सेसिव मेथड में क्या होता है, आप फार्मूला एक जानते हैं कि x + y वाला, उसको भी लगा सकते हैं। बाकी आप लॉजिक को भी लगाइएगा। हम आपको दोनों तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए कहा है कि एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पर बेचता है, अंकित मूल्य पे, ठीक है, 6% कम करता है और वह कमीज पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज्यादा रखता है। तो जो उसका अंकित मूल्य है एमपी होता है किसी भी प्रोडक्ट में, सीपी होता है, एमपी होता है और एसपी होता है। यही 3 चीजें होती हैं, ठीक है, यही 3 चीजें होती हैं। कहा है कि एमपी जो है, उसका जो एमपी है वो अगर सीपी 100 मान लेते हैं तो उसका एमपी होगा 115 होगा। तो 115 होगा, लेकिन जो एसपी होगा वो कितना होगा, उससे 6% कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि 115 का हमें कितना निकालना पड़ेगा, 94%, ठीक है। इसको कटाएंगे तो ये कटेगा कितनी बार, 20 से 20 पंचे 100 और ये जाएगा 23 पंचे 115, ठीक है। अब हम इसको अगर और सॉल्व कर सकते हैं तो कटा लेंगे, कितना कटेगा, देखिए ये 94 को कटाएंगे तो जाएगा 10 बार और ये जाएगा कितना, 47 दूना 94, ठीक है। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 47 और 23 का, 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14, 21 और 14 कितना हो जाएगा, सॉरी 7 त्रिक 21, 80 लगा 2, 7 दूनी 14, 14 2 16 हो जाएगा। और यहाँ पे कराएंगे 23 चौका 92 ना, ठीक है। अब ये जाएगा कितनी बार, 1 6 2 8 और 9 1 10, 1081, लेकिन ये 10 से भाग देना है तो एक अंक पे दशमलव हो जाएगा, तो 108.1 पर बेचेगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि उसे कितने प्रतिशत लाभ अर्जित होगा। हमारा जो सीपी था वो कितना था, 100 था, और लाभ कितना है 8.1 हो जाएगा, 8.1 हो जाएगा। ये तो हमारा लॉजिकली हो गया। लेकिन आप इस तरीके के क्वेश्चन को आप कई तरीके से लगाने की कोशिश करिएगा। देखिए इस वाले वो क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड कैसे होता है कि हमारा कहा है कि पहले वो ज्यादा रखता है, ज्यादा रखने के लिए हम क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, और उसके बाद अगर छूट देता है तो उसे माइनस लिखते हैं, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस और माइनस का जब गुणा होता है तो वो माइनस हो जाएगा, 15 गुणे 6/100, x + y (xy/100), ये होता है सक्सेसिव। ये नेट प्रॉफिट या लॉस बता देगा। देखिए अब यहाँ से क्या होगा कि 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 माइनस। अब ये देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा क्वेश्चन को भी नहीं सॉल्व किया जाता है। देखिए ये अब जो माइनस 9 में से ये कुछ घटेगा तो जो मान होगा 9 से कम होगा, तो 9 से कम ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो 9 है। हमारा ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाकी अब इसको सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा। 15 छक्का कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। 15 छक्का 90 होता है, 90 में से 10 ये पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 2 जीरो है। अब इसमें से 0.90 घटाएंगे तो हमारा आएगा 8.1%। यही क्या होगा, इसका नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कहा है कि एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपए में 4 बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, कभी भी आप जान लीजिए कि अगर आप प्रॉफिट या लॉस निकालना चाहते हैं तो जितने वस्तु को खरीदा है उतने वस्तु को बेचेगा, तभी आप बता पाएंगे प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि वो पेन खरीदा कितना है 5, बेचा कितना है 4। यहाँ से हम प्रॉफिट नहीं बता पाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, वस्तु को बराबर करेंगे। 1 रुपए में वो 5 खरीदता है और 1 रुपए का ही 4 बेच रहा है। तो यहाँ पे ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, वस्तु को बराबर करना होगा। वस्तु बराबर करने के लिए हमें यहाँ पे 4 से गुणा और यहाँ पे 5 से गुणा। अगर इस साइड हम 4 से 5 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी करेंगे, और यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ भी करेंगे। अब देखिए यहाँ से मेरा वस्तु क्या हो गया है, बराबर हो गया है। अब हमारा जब वस्तु बराबर हो गया है तो अब देख रहे हैं कि 4 रुपए का खरीद करके वो 5 रुपए में बेच रहा है, तो प्रॉफिट उसे कितने का हो रहा है, 1 रुपए का। कितने पर हो रहा है, 4 पर। हमें परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए कितना परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, 25% का। अब हम आसानी से कह सकते हैं कि इसको बेचने पे उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 25% का, ठीक है। आप लोग को ध्यान रखना है कि आप तभी प्रॉफिट या लॉस बता सकते हैं जब वस्तु समान होगी। जब समान वस्तु खरीद करके समान वस्तु बेचेगा तभी आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया है कि एक विक्रेता ने 10 में 6 की दर से केले खरीदे और 6 में 4 की दर से बेच दिए, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी आप उसी तरीके से लगाइए जैसे हम बताए हैं। कभी भी आपका गलती नहीं होगा, आपका हमेशा एक्यूरेसी सही रहेगा। देखिए क्या कहा है, जो कहा है उसी को हम लिखते हैं। 10 रुपए में 6 की दर से खरीदा है, ठीक है, और 6 रुपए में 4 की दर से बेचा है। अब देखिए यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, वस्तु को बराबर करना होगा। वस्तु बराबर करने के लिए कई तरीके होते हैं, आपस में गुणा कर दिए, उनका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए, अगर हम 2 से गुणा यहाँ पे कर दें और 3 से गुणा यहाँ पे कर दें, तो वस्तु हमारी क्या हो जाएगी, 6 दूनी बराबर और 4 तिहाई 12, ठीक है, दोनों हो जाएगा। यहाँ पे 2 से गुणा होगा और यहाँ पे 3 से गुणा होगा। 16 दूना कितना हो जाएगा, 32, और ये 6 त्रिक कितना हो रहा है, 18। इसका मतलब ये है कि यह 32 रुपए का खरीद करके 18 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। 32 रुपए का खरीद करके, अच्छा ये 10 है क्या, सॉरी 10 का कहा ना, तो हाँ 10 दूनी 20, ये 10 दूनी 20 रुपए का खरीद करके 18 रुपए का बेच रहा है, 6 त्रिक 18। तो यहाँ से इसको क्या होगा, आप देख रहे हैं, यहाँ से हमें पता चल गया कि ये लॉस होगा। लॉस कितने का होगा, 2 का। कितने पर होगा, 20 उड़े 100, ठीक है, 20 पंचे 100 और 5 दूनी 10%। इसे क्या होगा, 10% का क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा 10% का, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन था जैसे ही अगला था। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा आ गया 11 नंबर का क्वेश्चन। कहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी उसे 8% का क्या होता है, लाभ होता है। उन वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी लागत मूल्य 500। हमें क्या दिया गया है, सीपी दिया गया है और हमसे एमपी का मान पूछा गया है ना, जिसकी लागत मूल्य क्या है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग सीपी और एमपी का एक रेशियो पढ़े होंगे, आपको बताए हैं पिछली कई कक्षाओं में हम आप लोग को इस तरीके के क्वेश्चन कराए हैं। उसमें क्या होता है, सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है, सीपी और एमपी, सीपी और एमपी का रेशियो होता है, वो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट और क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। 100 डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। कहा है कि वस्तु को क्या है, 20% का छूट दिया है। 20% का छूट देगा, 100 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और 8% का उसे लाभ हुआ है तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब अगर हम कटाना चाहें तो देखिए कट रहा है, 8 दहा में 180, और इसको कटाएंगे तो कटेगा 8 से, नहीं कट रहा है, तो हम फिर कटाते हैं 80 और 108, ठीक है। तो 4 से कटाते हैं, 4 से तो कटेगा ही, 4 दूनी 8 20 बार, और ये 4 दूनी 8, 4 से 28, 20 और 27 का रेशियो बन रहा है, ठीक है। तो हमारा मान जो दिया गया है, हमें दिया कितना का मान दिया गया है, 500 दिया गया है। 500 क्या है, ये सीपी है, सीपी का मान 500 दिया है, मतलब हमारा जो 500 है वो कितने यूनिट का मान है, 20 यूनिट का मान है, ठीक है। और हमसे पूछा कितने गया है, 27 का। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बस अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 और ये जाएगा कितनी बार, 25 बार में, 25 गुणे 27। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे आप दो संख्या, आप देखिए 25 में हमें यहाँ पे 25 का गुणा करना है, तो अब देखिए करना है तो हम जान रहे हैं 25 और इसको लिख सकते हैं 27, और 27 को लिख सकते हैं 25 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो 25 का हम जानते हैं 625 होता है, और 625 और 25 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 675। 675 देखिए कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है 675, हमारा आंसर सही होगा। सीपी और एमपी का जो रेशियो है इसको आप लोग रख लीजिए, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर जहां मैथ पूछा जाता है उसमें परसेंटेज से अगर कोई चैप्टर या डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन बनता है तो ये वाला क्वेश्चन जरूर ही बनता है। तो इसको आप लोग रट लीजिए, इसको इतना प्रैक्टिस हम करवा देंगे, आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है, यदि छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर हो तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझिएगा ये लैंग्वेज में क्या कहा है। लैंग्वेज अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में आपको पकड़ना होता है की पॉइंट। की पॉइंट का मतलब ये है कि आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को लगाना। आप अगर यही सीख गए तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। पढ़िएगा क्वेश्चन, देखिए कहा है कि
किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है इस पर इस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है। अगर हम मान लें कि छूट जो है वो 100 है, अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा डिस्काउंट है वो कितना है, 100 है। अगर डिस्काउंट 100 है तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, 3 गुने के बराबर है, तो उसका जो एसपी होगा, एसपी कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और एमपी क्या होगा, एमपी क्या होता है, एसपी और डिस्काउंट का योग होता है। तो यहाँ से अगर हम एमपी अगर ज्ञात करना चाहें, एमपी कितना हो जाएगा, एमपी हमारा हो जाएगा कितना, 400। अब हमसे कहा है कि जो छूट प्रतिशत है, छूट का प्रतिशत लाभ के प्रतिशत के बराबर है, तो हमारा छूट प्रतिशत कितना होगा, 100 का छूट मिला है कितने पर, 400 पर। ठीक है, तो हमें परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम देखिए यहाँ से 0 से 0 कटाएंगे और यहाँ से कटेगा तो कितनी बार जाएगा, 25%। ये 25% का क्या हुआ है, डिस्काउंट हुआ है। अगर डिस्काउंट जो है वो 25% है तो हमारा यहाँ पहले ही कह दिया है कि जितना डिस्काउंट है उतना ही लाभ है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा, 25%। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है कि प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, छूट और क्रय मूल्य। अब देखिए हमारा जो एसपी था वो कितना था, 300 यूनिट। ठीक है, और उसमें 25% क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। मतलब ये जो 300 है हमारा, 300 है वो 125 का मान है। ठीक है, क्योंकि 25% का प्रॉफिट हुआ है, 100 का मान पूछेंगे, ये निकलेगा, ये हमारा क्या निकलेगा, सीपी निकलेगा। ठीक है, और हमें क्या पता है, सीपी और प्रॉफिट का हमें रेशियो कहा है कि प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम अब यहाँ से क्रय मूल्य निकालते हैं। देखिए 25 चौके 100 और 25 पंचे 125। ठीक है, अब इसको भी कटाएंगे तो ये जाएगा कितनी बार में, 20 बार में, 20 × 60, 6 चौके 24, 240। ठीक है, 240 हो जाएगा। तो हमारा जो छूट प्रतिशत कितना था, 25 था, और ये कितना है, सीपी कितना है इसका, 240 है। ठीक है, 240 है। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई है क्या, 20 × 60 और 6 चौके 24, 240 सही है। ठीक है, अब इसको हम कटाते हैं, 5 से कटाएंगे तो ये जाएगा 5 × 5 = 25, और ये कटाएंगे 5 से कटाएंगे तो ये 5 चौके 20 और ये 5 × 8 = 40। ठीक है, 5 और 48 का देखिए कहीं पे कैलकुलेशन में गलती हुई है, चेक करिए, कहा है कि क्रय मूल्य और छूट का। ठीक है, तो ठीक है, देखिए हमारा जो सीपी निकल के आया वो कितना हो गया, सीपी हमारा 240 हो गया। अगर हम डिस्काउंट को 100 मानेंगे तो हमारा जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा, 240। तो हमारा जो रेशियो बनेगा, देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है डिस्काउंट और सीपी का, डिस्काउंट और सीपी मतलब कास्ट प्राइस का रेशियो पूछा है। डिस्काउंट अगर हमारा 100 हो जाएगा और तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 240। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा कितना, ये 5 से कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे ये 5 बार, और ये 2 से कटाएंगे तो ये 12 बार आएगा। ठीक है, 5 और 12 का जो रेशियो होगा वो सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आप लोगों को हम एक बार फिर से समझाना चाहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझना चाहिए। चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम आप लोगों को एक बार फिर से समझाते हैं, समझिएगा अच्छे से। कहा है कि देखिए किसी भी चीज में क्या क्या होती है पहले समझिए। यहाँ पे होता है सीपी, देखिए क्या होता है, सीपी होता है, एमपी होता है और एसपी होता है, और एक डिस्काउंट होता है। यही 3-4 चीजें होती हैं। ठीक है, हमसे कहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर है। अगर हम डिस्काउंट को 100 मान लेते हैं तो इसका 3 गुना क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। ठीक है, नहीं इसका एसपी हो जाएगा क्योंकि विक्रय मूल्य का है, तो 3 गुना एसपी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अगर एमपी ज्ञात करना हो तो क्या होगा, एमपी क्या होता है, एसपी प्लस डिस्काउंट, एमपी कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब ये 400 हो गया, इतना चीज तो हमें पता चल गई है। अब हमसे क्या कहा है कि यदि 3 गुने के बराबर हो, यदि छूट का प्रतिशत लाभ के प्रतिशत के बराबर हो तो प्रदान की गई छूट ज्ञात कीजिए।
अब देखिए हमें छूट का प्रतिशत, अब हम अगर हमें यहाँ से छूट का प्रतिशत निकालें, छूट कितने का हुआ है, 100 का हुआ है, कितने पर हुआ है, 400 पे, ठीक है 400 पे। तो ये हमारा गुणा करेंगे 100 से तो हमारा निकल के आएगा 25%। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो छूट प्रतिशत है वो कितने का है, 25% का है, ठीक है। छूट जो है वो 25% है और इसी के बराबर हमारा क्या होता है, प्रॉफिट भी होता है। कह रहा है अब ये जो हमारा डिस्काउंट है, डिस्काउंट किसके बराबर है, प्रॉफिट के बराबर है। तो हमारा प्रॉफिट भी कितने का है, 25% का है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 300 एसपी है, एसपी हमारा कितना है, 300 है। 300 अगर एसपी है तो अगर हम इसका 300 में 25% का प्रॉफिट हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 125। अब यहाँ से हम 100 निकालेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, सीपी निकल के आएगा। अब कटाएंगे तो ये 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, 4 से ये 5 से कटाएंगे तो 5 से 30 60 हो जाएगा, 6 चौके 24 240। अब देखिए हमारा जो सीपी निकल के आया वो कितना आ गया है, 240। अब हमसे जो कहा है हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमसे कहा गया है कि छूट प्रदान की गई, छूट प्रदान कितनी छूट प्रदान की गई है, 100 यूनिट और सीपी कितना है, 240। हमसे सीपी का पूछा है 240। इसको कटाएंगे 0 से 0, 5 से कटाएंगे, ये 2 से कटाएंगे 5, 2 पंचे 10 और इसको कटाएंगे तो ये 12 में आ जाएगा। तो जो सीपी और ये डिस्काउंट हो जाएगा और ये सीपी हो जाएगा। डिस्काउंट और सीपी का रेशियो ही हमसे पूछा गया था, उसका रेशियो निकल के आएगा 5 और 12, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, बहुत ही बढ़िया से सॉल्व होगा। इसमें कुछ लैंग्वेज से खेला गया है, लैंग्वेज को आपको समझना है। अगर आप लैंग्वेज समझ गए हैं तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि इनमें प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है तो इनका जो अनुपात है वो 7 और 9 हो जाता है। इन दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए इन दो संख्याओं का योग, वो संख्याएं कितनी है, देखिए पहले हम इस तरीके का ऑप्शन एलिमिनेट सिखाते हैं आपको कि 9 और 11 में दो संख्याएं जो 9 और 11 के अनुपात में, इनका जो अनुपात का योग करेंगे वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर इनका योग 20 हो रहा है तो वो संख्या का योग जो होगा वो 20 से जरूर कटेगा। तो 20 से कटने वाली संख्या केवल एक ही दिख रही है, हमारी बी है, ठीक है। उन संख्याओं का योग ही हमसे पूछा है, उस संख्या निकल के आएगा 40, बाकी ये सब 20 से नहीं कटने वाली है। तो हम देखिए इसको ऑप्शन एलिमिनेट करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। बाकी आप लोग को तरीका बताते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन को हम देखते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए समझिएगा, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है कि 9 और 11 है, इसको हम मानेंगे 9x और 11x, ठीक है। इनका जो रेशियो होगा, कहा रहा है कि इसमें से 6 सब में से 4 घटाने पर, तो 9x - 4 और बटे 11x - 4, इसको घटाएंगे तो हमारा जो रेशियो आएगा कितना आएगा, 7 और 9 का। अब यहाँ से हम निकालेंगे तो मान निकलेगा 9 का इसमें गुणा होगा तो 81x - 9 चौके 36, ठीक है, बराबर 7 11 7 77, ठीक है। ये हो जाएगा 77x और -7 चौके 28, ठीक। ये देखिए 36 को उस तरफ ले जाते हैं, इसको हम इस तरफ ले जाते हैं। 77 ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4x, क्योंकि ये प्लस है और ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और इसको उस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। 4x बराबर 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x का मान अगर हमें 2 पता चल गया है तो इन दोनों संख्याओं का जो यूनिट का मान होगा कितना होगा, 20x, ठीक है। x का मान 2 है तो 20 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 40। ये संख्याएं ज्ञात होगी, क्या हो गई, दो संख्याओं का योग कितना होगा, 40 होगा। और इसको ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सीखे रहिए, क्योंकि देखिए अभी हम 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके क्वेश्चन को कई तरीके से लगाना सीखे रहिए, जो आपका एग्जाम में टाइम जरूर बचाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कहा है कि राम नरेश एक बैग खरीदता है, ठीक है, जिसका अंकित मूल्य 400 रुपए है। वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपए में खरीदता है, ठीक है। यदि उसकी दूसरी छूट 20% है तो पहली छूट ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें बहुत सारे नियम है, इसको बहुत तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन हम जब सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं आपको, इस तरीके क्वेश्चन को आप ऑप्शन उठाकर लगाइए। आप किसी भी तरीके से लगाएंगे और ऑप्शन उठा के लगाएंगे, ऑप्शन वाला ज्यादा तेजी से सॉल्व होगा, इस बात को जानिएगा। देखिए हम इसको ऑप्शन से कैसे लगाते हैं और कितने कम समय में लगेगा। बाकी इसमें भी आप सक्सेसफुल लगा करके किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, 100 मांग करके लगा सकते हैं, कैसे भी लगाइए। सबसे बेस्ट तरीका इसका यही है कि
देखिए कहा है कि कोई वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है 400 है, लेकिन छूट के बाद वो कितने का बेचा जा रहा है 160 का। तो उसे कितने का छूट मिला है, 400 माइनस 160 करेंगे तो आएगा कितना 240। ठीक है, 240 का उसे क्या मिला है, छूट मिला है। ठीक है, 240 छूट मिला है, मतलब ये कितने प्रतिशत के बराबर होगा आप ये चेक कर लें कि जो 240 है वो 400 का कितना परसेंट है। ठीक है, 0 से 0 कटेगा, 4 से जाएगा कितना 60%। हम कह सकते हैं कि ये इसे कितने का छूट मिला है, 60% का छूट मिला है। तो हमें 20% छूट डायरेक्टली दिख रहा है, 20 के साथ ऐसे किस संख्या का हम सक्सेसिव निकाल लें कि 60 बन जाए। तो हम देख रहे हैं कि 20 और 40 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और 20 60 होगा। हम जानते हैं सक्सेसिव वाले में घटता भी है। ठीक है, अगर एक 20 है और एक 40 है तो अगला वाला हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो 40 20 60 हो जाएगा, ये 60 से कम ही होगा, तो हम इस 40 को नहीं लेंगे। अब हम 40 से क्या लेंगे, ज्यादा, 40 से ज्यादा फिर क्या चेक करेंगे, 50 50 या 80। देखिए हम यहाँ से दो ऑप्शन को एलिमिनेट तुरंत कर दिए। अब यहाँ से हम 50 को लेकर चेक करते हैं। अगर हम इसको एक बार 50 लेते हैं, एक को 20 लेते हैं, माइनस 50 गुणे 20 बटा 100 सक्सेसिव वाले फार्मूले पर रख करके। अब देखिए 50 20 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और यहाँ से ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 70 माइनस 10 करेंगे तो 60% आ गया है, जो कि हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 60%। तो देखिए हमें 50% को अगर इसके साथ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से 60% बन रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये ऑप्शन से बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाया जा सकता है इस क्वेश्चन को। बाकी आप जो भी तरीका जानते हैं उसे भी लगाइए और हमारे अप्रोच को भी सीखिए, क्योंकि हम आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो चीज सिखाना चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां नंबर क्वेश्चन आ गया है हमारा। कहा है 16 और 40 का तृतीय अनुपात। देखिए ये सब रेलवे के बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन आए या ना आए, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं रेलवे में। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग जानते रहिए। मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, ये सब जानते रहिए। मध्य तृतीय अनुपाती का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, b² a। ठीक है, b²a। b को हम कौन मानेंगे, 40 को। 40 का स्क्वायर करेंगे तो ये 40 गुणे 40 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। ठीक है, 40 गुणे 40 का मान होता है 1600। 1600 को 16 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कहा है कि रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि अंजी इसी 20 दिन में समाप्त कर सकता है। वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर रंजीत छोड़ देता है। अंजी शेष काम को खत्म करने के लिए कितने दिन लगाएगा। तो देखिए हम इसको एक लाइन में लगा के दिखाते हैं आपको कैसे आप एक सिंगल लाइन में लगाइए, बाकी आप टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे। देखिए कहा है कि रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, और जबकि अंजी इसे कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। तो रंजीत को हम आर लिखते हैं, अंजी को ए लिखते हैं। ये कितनी बार, 25 और ये 20। ठीक है, 25 और 20 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 4 बार और ये 5 बार। इनकी जो क्षमता हमें पता चल गई है। कह रहा है कि दोनों 5 दिन तक कार्य करते हैं, फिर रंजीत चला जाता है। रंजीत कितने दिन तक काम करेगा, 5 दिन तक। रंजीत 5 दिन तक काम करेगा तो कितना काम करेगा 5 दिन में, 5 दिन में काम करेगा तो 20 काम कर देगा। 100 में से जो 20 काम है वो कौन कर रहा है, रंजीत कर रहा है। बचा हुआ काम कौन करेगा, बचा हुआ काम जो करेगा वो करेगा कौन, अंजी करेगा। ठीक है, तो अंजी का जो क्षमता है वो कितना है, 5 है। तो 80 काम को करने के लिए वो 5 की क्षमता से करेगा तो ये 16 बार, 16 दिन में खत्म करेगा। मतलब अंजी जो है वो कितने दिन तक काम किया है, 16 दिन। लेकिन उसमें से 5 दिन क्या किया है, रंजीत भी क्या कहा है, अंजी शेष कार्य को। तो शेष कार्य को क्या किया है, 5 दिन तो उसके साथ किया था ना, तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा जो दिन निकल के आएगा वो कितना आएगा, 11 दिन। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा आया है, कहा है साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो गुनी वाली क्वेश्चन को लगाने के लिए आप लोग समझिएगा लॉजिक। गुनी वाली क्वेश्चन को लॉजिक कैसे होता है, आप लोगों को हम ऐसी लॉजिक सिखाते हैं जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए कहा है कि कोई धनराशि में कितनी होती है, 100% होती है। कह रहा है धनराशि वो स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी का मतलब होता है कितना, 300%। ठीक है, 100 से 300 होने में उसे कितने का वृद्धि हुआ है, 200 का। 200 का वृद्धि होने में उसे कितने वर्ष लगे हैं, 8 वर्ष।
तो हमें 200 वर्ष, तो हम प्रत्येक वर्ष निकाल लें कितने परसेंटेज होगा, तो प्रत्येक वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 8 से भाग देंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। तो ये जो 25 आया है, अब ये मतलब हर वर्ष 25 की वृद्धि हो रही है। हर वर्ष अगर 25 की वृद्धि हो रही है तो 25/100 लिखेंगे और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये निकल के आएगा 25%। तो जो इसका रेट है, रेट कितना होगा, 25%। ठीक है, 25% होगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी होगा। इसमें लॉजिक यही है कि 100 से मतलब ये सीपी होता है और ये अमाउंट होता है। ठीक है, मतलब ये सॉरी ये प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है। ठीक है, प्रिंसिपल अगर हम 100 मान लेते हैं तो 100 से 300 होने में उसे कितने वर्ष का समय लग रहा है, 8 वर्ष का, और बढ़ कितना रहा है, 200 बढ़ने में अगर 8 वर्ष लग रहे हैं तो प्रत्येक वर्ष जो बढ़ता है वही हमारा क्या होता है, रेट होता है। ठीक है, अगला देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, कहा है साधारण ब्याज की समान धन पर एक राशि 5 वर्षों में 9800 और 8 वर्षों में 12005 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। तो इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, हम देख रहे हैं कि ये 5 वर्ष और 8 वर्ष, 5 और 8 वर्ष को जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। ठीक है, और ये 3 वर्ष में इनके जो अमाउंट का अंतर होगा वही क्या होगा, उनका ब्याज होगा। तो हम कह सकते हैं कि 12005 में से 9805 को घटाएंगे, 9805 सॉरी 9800 है सिर्फ ना, 9800। ठीक है, इसको घटाएंगे तो ये आएगा 5 0 और ये 10 में से 8 जाएगा 2 और यहाँ पे बचेगा 1, 11 में से 9 जाएगा तो 2, 2205। ये 2205 कितने वर्षों में हुआ है, 3 वर्ष लगे हैं। 2205 होने में 3 वर्ष का मतलब 2205 रुपए जो ब्याज प्राप्त हो रहा है, 2205 रुपए जो ब्याज होगा वो कितने वर्ष में, 3 वर्षों में। ठीक है, तो हम यहाँ से 3 से कटाएंगे, 3 से 21, तो हम यहाँ से निकालेंगे कि प्रत्येक वर्ष कितना निकल रहा है। तो प्रत्येक वर्ष के लिए 3 से 21 बचा, यहाँ पे 10, 105 हो रहा है, तो 3 त्रिक का 9 और 3 बचे 15, 735। उसे हर वर्ष 735 रुपए का ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 5 वर्षों में कितना होगा, तो 5 वर्षों में गुणा कर देते हैं, तो हमें 5 वर्षों में जो ब्याज प्राप्त होगा वो हम इसमें से माइनस करेंगे, तो वहाँ से हमें प्रिंसिपल प्राप्त होगा और प्रिंसिपल से ही हम तुलना करके निकाल सकते हैं उसका रेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज। एक वर्ष में अगर 735 रुपए मिल रहा है तो 5 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 5 बचे 25। ठीक है, और 5 जाए 15, 2 17 और 5 से 35, 1 36, 3675 रुपए से क्या मिला है, ब्याज मिला है। कितने में, 9800 में। 9800 ये जो अमाउंट है 5 वर्ष का, इसमें हम कितना 3675 क्या है, ब्याज शामिल है। तो हम माइनस कर लेंगे यहाँ पे, तो ये 25 हो जाएगा और ये बचेगा 1 और यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6125 ये क्या है, यही इसका क्या है, प्रिंसिपल है। तो हम कह सकते हैं कि 735 प्रत्येक वर्ष ब्याज मिल रहा है और 6125 क्या है, इसका प्रिंसिपल है। 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कटाइएगा, 25 से कटेगा, 25 से एक बार कटाते हैं, 25 चौके 100 और ये किसको कटाएंगे, 25 दूना 50, बचा कितना 11, 112 हो जाएगा। 25 100 बचा कितना 12, 125, 25 पंचे 125। ठीक है, तो अब हम किसको कटाएंगे, कैलकुलेशन देखिए कहीं गलती तो नहीं हुआ है। 5 से कटाते हैं, 5 चौके 20, 5 9 45। ठीक है, और इसको कटाएंगे तो 5 1 का 5, 14 25 70, 5 चौके 20, 5 सते 35। ठीक है, अब क्या होगा, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 और 7 1 का 7 और ये 7 सते 49, 7 3 21, 3 चौके 12। कितना परसेंट होगा, 12%। ठीक है, कैलकुलेशन करना था, कुछ भी नहीं था इसमें। एक वर्ष में उसे ब्याज 735 मिल रहा है तो 5 वर्ष में कितना मिलेगा, 3675 मिलेगा। ये 9800 क्या है, इसका अमाउंट है। अमाउंट में से हम ब्याज को माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होता है प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। मूलधन अगर प्राप्त हो जाए और ब्याज प्राप्त हो जाए तो हम रेट निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, हमें ब्याज बटे मूलधन गुणे 100 का फार्मूला लगा करके रेट निकाल लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है कि 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु, देखिए ये वाले क्वेश्चन को भी आपको बढ़िया से समझना है। इसको समझाने के लिए थोड़ा जगह चाहिए, इसलिए हम छोटा कर रहे हैं क्वेश्चन को, बाकी आप लोग को दिखेगा अच्छे से।
कहा है कि 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, एक पिता की आयु फादर देखिए फादर को हम एफ लिखते हैं और सन को हम यस लिख देते हैं। ठीक है, कहा है कि 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 1 और 3 थी। ठीक है, वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है, 2 गुनी है। उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 है। ये क्या है, 14 वर्ष पहले और ये वर्तमान की है। ठीक है, कहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो वर्तमान आयु का योग क्या होगा, तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, 14 वर्ष पहले का है। 14 वर्ष पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना है, 0 का। यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना है, 1 का। तो हमें यहाँ पे अंतर बराबर करना है। अंतर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो हम इस वाले अंतर को बराबर कर लेते हैं, तो ये वाला अंतर ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। यहाँ पे अंतर कितने का है, 2 का, और यहाँ पे अंतर कितने का है, 1 का है। तो इसको बराबर करने के 2 का गुणा कर देते हैं इसमें। तो हम इसको अगर हम यहाँ पे 2 का दोनों तरफ गुणा करते हैं, 2 और 2 का, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा। 4 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ का जो अंतर है 1 का है और यहाँ का अंतर भी 1 का है। 1 का मान हमें दिया गया है कितना, 14 वर्ष, और हमसे पूछा है कि वर्तमान वाला हमारा ये वाला है। ठीक है, तो 14 और 6, ये 4 2 6 हो जाएगा। 6 गुणे 14 करेंगे तो हमें वर्तमान इन दोनों का योग पता हो जाएगा। 14 6 कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, तो इनके वर्तमान आयु का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। जो कि देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। देखिए ये रेशियो बराबर करने का तरीका है कि अगर आपका ये साइड वाला बराबर नहीं है तो आप क्या कर लें कि जो इनके जो अंतर हैं उनके अंतर को बराबर कर लेंगे। अगर इनका जो अंतर बराबर हो जाएगा तो ये वाला भी अंतर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा अंतिम क्वेश्चन आ गया है, लास्ट क्वेश्चन। इसको भी बढ़िया से समझिए। कहा है कि समान लंबाई की 2 ट्रेनें एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने के लिए क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड का समय लेती हैं। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो वे विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। देखिए कहा है समान लंबाई की 2 ट्रेनें हैं। ट्रेन जो है वो समान है, उनको एक पोस्ट को पार करने में, और उनकी लंबाई हमें दे दी गई है, कितनी है, 120। ठीक है, 120 है। 2 ट्रेनों की दोनों की लंबाई कितनी है, 120 और 120 है। तो हमें पता है कि अगर हम इसका स्पीड निकालना चाहें, पहली ट्रेन का स्पीड निकालना चाहें तो क्या होगा, दूरी बटे समय। दूरी का मान 120, समय कितना लग रहा है, 10। और S2 के लिए क्या हो जाएगा, दूरी तो हमारा समान है 120 और समय कितना लग रहा है, 15। तो यहाँ पे देख करेंगे, इनका जो चाल निकालेंगे तो आएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इनका निकालेंगे तो 15 × 120, 8 मीटर प्रति सेकेंड। हम जानते हैं कि जब ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत आती हैं तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होता है वो जुड़ जाता है। अगर एक दूसरे से दूर एक दूसरे से एक ही दिशा में चलती हैं तो क्या होगा, अगर दिशा समान है तो जो उनका रिलेटिव स्पीड होगा वो घट जाएगा, और जब दिशा विपरीत होगी तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पे जो उनका जो स्पीड होगा वो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो और जो उनका स्पीड जुड़ेगा और एक दूसरे को पार कर रही है तो उनकी लंबाई भी हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। समझिएगा कि जैसे एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है, ठीक है, दोनों 120 मीटर की है, दोनों जब एक दूसरे को पार करेंगी तो कितना दूरी ट्रेवल करेंगी, 120 ये और 120 ये, टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 240 मीटर। इस 240 मीटर को पार करने में कितना समय लगेगा, यही हमसे पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि जो इनका रिलेटिव स्पीड होगा जुड़ जाएगा, 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20। 240 को अगर हम 20 की स्पीड से पार करेंगे तो कितना समय लगेगा, 12 सेकेंड। यही हमसे पूछा गया था, 12 सेकेंड का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, इसको आप कई तरीके से लगा सकते हैं, ये तरीका ये भी सही है। बाकी अगर आप लोग समझना चाहें तो हम आपको एक तरीका और समझाते हैं। देखिए क्या होता है इस तरीके के क्वेश्चन में, हमें क्या क्या दिया गया था, हमें ट्रेन की लंबाई दी गई थी, कितनी थी, 120। ठीक है, और हमें क्या दिया गया था, टाइम दिया गया था। ठीक है, पहले उसे पार करने में कितना लग रहा था, 10 सेकेंड, और T2 को लग रहा था कितना, T2 टाइम
15 सेकेंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइम एंड वर्क वाले फार्मूले से भी लगा सकते हैं। ठीक है, टोटल काम को हमें करवाना हो तो हम जानते हैं कि ये टोटल काम कितना है इनका, 120 है। ठीक है, 120, तो 120 हम लिख देते हैं। इनका जो क्षमता निकलेगा कितना आएगा, वही यहाँ से करेंगे तो 12 और यहाँ से करेंगे तो 8, 12 8 20। एक तरीके से कुल मिला के वही चीज है, कोई जरूरत नहीं है समझने की। बाकी आप लोग इसमें भी आप चलेंगे तो वही आएगा। 120 को अगर हम 20 से भाग देंगे तो कितना समय लगेगा, 6 मिनट 6, लेकिन 120 और 120 दो बार है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 12। ये तरीका इसलिए हम समझा रहे हैं, कभी कभी आपको कैलकुलेशन में फंस जाएंगे तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आज आप लोगों का 20 क्वेश्चन का जो श्रृंखला था वो खत्म हुआ, और ऐसे ही बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम के साथ जुड़े रहिए। इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए मैथ के क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस, साइंस की क्लासेस, मतलब आपकी रेलवे की पूरी तैयारी के लिए पूरे सारे कोर्स स्टार्ट हुए हैं। आप लोग बढ़िया से देखिए और समझिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।